हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री को ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड के फर्स्ट यूनिट 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक संरचना में पार्ट 3 में राष्ट्रीय राज्यों का उदय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस एवं स्पेन जैसे राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। उन्होंने पवित्र रोमन साम्राज्य और पोप एवं चर्च की निरंकुश राजनीतिक और धार्मिक सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। अच्छा, ये पार्ट 3 है। इस वीडियो और हमने अपने प्लेलिस्ट पे इस यूनिट से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। राज्यों में बढ़ती शक्तियों के साथ ही मध्य युग की प्रमुख संस्था सामंतवाद का भी पतन होने लगा था और उनकी जगह पर राष्ट्रीय राज्यों का गठन आरंभ हो गया। व्यापारिक उन्नति प्रारंभ हो जाने की वजह से व्यापार के संरक्षण हेतु शक्तिशाली राज्यों की स्थापना समय की मांग थी। व्यापारी वर्ग राष्ट्रीय राज्यों के विकास के लिए धन प्रदान कर रहा था। आधुनिक युग के समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ, जो सामंतों के खिलाफ थे। फलस्वरूप सामंतवाद की जगह राष्ट्रीय राज्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ। हेज लिखता है, ये एक ऐसे प्रकार का राज्य था जिसका अस्तित्व प्राचीन काल में लगभग नहीं था, जो मध्यकाल में धीरे धीरे तथा स्पष्ट रूप से विकसित हुआ। यह मध्यम आकार का राष्ट्रीय राज्य था जो यूरोप की आधुनिक राज्य प्रणाली की एक इकाई बना। और देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रीय राज्यों के राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशन स्टेट। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्यों के उदय के प्रमुख कारण निम्नवत थे। जैसे पहला है सामंतवाद का पतन, डाउनफॉल ऑफ फेडरलिज्म। क्रूसेड या धर्म युद्धों में अनेक सामंत मारे जा चुके थे। कुछ निकट पूर्व में जाकर बस गए थे और कुछ नगरों में रहकर व्यापार करने लगे थे। इससे पश्चिमी यूरोप के देशों में सामंतवाद दुर्बल हो गया था और वे जनता को नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं था। इसके अतिरिक्त जो सामंत व्यापार करने लगे थे, वे भी अन्य व्यापारियों के समान शांति और सुरक्षा चाहते थे। इसके लिए वे दृढ़ राजतंत्रीय सरकार चाहते थे। सामंतवाद के पतन के अन्य कारण थे सामंतों का निरंतर युद्ध में लिप्त रहना तथा उसकी अत्याचारी प्रकृति, जिससे कृषक वर्ग पीड़ित था। रेना लिखता है, वास्तव में सामंत लोग छोटे छोटे राजा थे जो परस्पर व्यक्तिगत युद्ध किया करते थे। यही नहीं, वे राजा से भी युद्ध करते थे। यह निरंतर युद्ध की स्थिति आर्थिक दृष्टि से विनाशक थी। अतः नवोदित व्यापारी वर्ग इसका विरोधी करता था। नवोदय यानी नया वर्ग बना था, जो व्यापारी वर्ग। दूसरा कारण सामंतों का अत्याचार था, जिससे कृषक व्यापारी सभी पीड़ित थे। अतः इन वर्गों ने राजा की सत्ता का समर्थन किया, जिससे जिससे क्या हुआ, जिससे राजाओं ने सामंतों की शक्ति को नष्ट करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित किया, जैसा कि हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड में और हेनरी चतुर्थ ने फ्रांस में किया। अब मध्यम वर्ग का उत्थान, राइज ऑफ मिडिल क्लास। मध्यम वर्ग के उत्थान ने राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मध्यम वर्ग के लोग आत्मनिर्भर, शिक्षित, बुद्धिमान और तर्क की शक्ति से कार्य करने वाले थे। वे चर्च द्वारा स्थापित व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वे चर्च के भौतिकता के प्रति विचार से सहमत नहीं थे और निर्धनता को एक सच्चे ईसाई का गुण मानने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि स्वयं पोप, पादरी और उसके प्रतिनिधि विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। मध्यम वर्ग के लोग रोमन कैथोलिक चर्च की बुराइयों के खिलाफ आगे आए। शांति और व्यवस्था, व्यापार, शिक्षा, कला एवं साहित्य आदि के विकास के लिए आवश्यक थी। इस मध्यम वर्ग के पास जन धन बुद्धि थी। इस वर्ग ने राजाओं को धन तथा बौद्धिक समर्थन तथा सैनिक प्रदान किए। हेज लिखता है, मध्यम वर्ग का विकास राजतंत्र से उसका निकटता का संबंध संभव था। मध्य युग से आधुनिक युग के परिवर्तन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य था। इस वर्ग के धनी और विद्वान लोगों ने राजा की आवश्यकता को पूरा किया और इसके बदले में राजा ने इस वर्ग को व्यापारिक तथा आर्थिक एकाधिकार प्राप्त सुविधाएं प्रदान की। प्रबुद्ध वर्ग राष्ट्रीय विकास के लिए दृढ़ राजतंत्र चाहता था, अतः इसके समर्थन में बौद्धिक तर्क दिए गए। अब आरंभिक सुधारवादियों का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्ली रिफॉर्मिस्ट। यूरोपीय देशों में अनेक धर्म सुधारक एवं राजनीति विचारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने चर्च की बुराइयों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। इनमें इंग्लैंड का जॉन वाइक्लिफ 1320 से 1384 सबसे प्रमुख था। इसे सुधारवादी आंदोलन का अग्रदूत पुकारा जाता है। वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। उसके प्रमुख शिष्यों में जॉन हस बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसने वाइक्लिफ के विचारों का प्रचार प्रसार किया। इसके अतिरिक्त यूरोप में कई धर्म सुधार एवं राजनीति विचारक हुए, जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की परिस्थितियां उत्पन्न की।
आग्नेयास्त्रों का आविष्कार यानी इन्वेंशन ऑफ फायर आर्म्स, यानी जो आग आग के लिए जिस आग जिसमें सम्मिलित होती थी ऐसे यंत्रों में। निरंकुश राजतंत्रों के उत्थान में आग्नेयास्त्रों के आविष्कार ने महत्वपूर्ण योगदान किया। बारूद और बंदूकों के सामने सामंतों के दुर्ग और उनके अश्वारोही सेना व्यर्थ हो गई। राजाओं ने बारूद तथा बंदूकों पर एकाधिकार रखा। उन्होंने स्थायी सेनाओं का निर्माण किया और सामंतों की सेना पर प्रतिबंध लगा दिया। इन कार्यों से समाप्त अत्यंत दुर्बल होगा और उन्होंने शक्तिशाली राजाओं के सेवक की स्थिति स्वीकार करनी पड़ी। राष्ट्रीयता की भावना, स्टेट ऑफ नेशनलिज्म। धर्मयुद्ध, स्वदेशी साहित्य तथा अंतर्राष्ट्रीय युद्धों ने राष्ट्रीय की भावना को शक्तिशाली बनाया था। इस प्रकार की देशभक्ति की भावना मुख्य रूप से मध्यम वर्ग में फैली थी। इस भावना ने राष्ट्रीय राजतंत्रों को शक्ति प्रदान की। इस काल में राजभक्ति को ही देशभक्ति समझा जाता था। राष्ट्रीय गौरव तथा सम्मान की भावना के कारण जनता ने राजाओं को शक्तिशाली बनाया। समुद्र पार सुदूर क्षेत्रों में व्यापार की तथा उपनिवेशों की स्थापना के लिए शक्तिशाली नाविक और सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी, जो एक शक्तिशाली राजतंत्र ही प्रदान कर सकता था। व्यापार उपनिवेश भी राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक बन गए और इनके कारण भी सुदृढ़ राजतंत्र को समर्थन मिला। चर्च की दुर्बल स्थिति, वीक पोजीशन ऑफ द चर्च। मध्यकाल में चर्च शक्तिशाली था, उसने विभिन्न राज्यों पर अपना नियंत्रण रखा था। पोप की आज्ञा सर्वोपरि होती थी। उसकी स्वीकृति से राजा गद्दी पर बैठते थे। उसकी नाराजगी होने पर उन्हें राजगद्दी छोड़नी पड़ती थी। पुनर्जागरण के कारण जब तर्क ने अंधविश्वासों का स्थान ले लिया तो पोप की स्थिति दुर्बल हो गई। इससे राजा पोप के नियंत्रण से मुक्त हो गए। जनसाधारण ने भी पोप का विरोध करके राजाओं को शक्तिशाली बनाया। पोप और चर्च के अधिकारियों की विलासितापूर्ण जीवन की आलोचना होने से भी चर्च नैतिक दृष्टि से दुर्बल हो गया। एक और कारण भी था, मध्य युग के अंतिम शताब्दियों में पश्चिमी यूरोप में अराजकता इतनी फैल गई थी कि चर्च ने शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए राजाओं का समर्थन किया था। इस प्रकार राजाओं की निरंकुश सत्ता की स्थापना में चर्च का भी अप्रत्यक्ष योगदान था। जब साम्राज्यवाद समाप्त हो गया तब निरंकुश राजाओं ने चर्च के हितों पर भी आघात किया, जिससे जिससे राजाओं पर चर्च का नियंत्रण भी समाप्त हो गया। धर्म सुधार के फलस्वरूप चर्च पर भी राजाओं की सत्ता स्थापित हो गई। इस प्रकार चर्च की दुर्बलता ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना में योगदान किया। धर्म युद्धों का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ क्रूसडेस। क्रूसेड या धर्म युद्ध के कारण यूरोप के शासक पश्चिमी एशिया के मुस्लिम और बिजेंटाइन साम्राज्य के संपर्क में आए थे। पश्चिमी एशिया के इन राज्यों में निरंकुश राजतंत्र स्थापित और इन्हें इन राजतंत्रों से ही निरंकुश राजसत्ता स्थापित करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। जब 1453 ईस्वी में तुर्कों ने बेजेंटाइन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और उन्होंने मध्य यूरोप की ओर बढ़ना आरंभ किया, तब पश्चिमी यूरोप के राज्यों के लिए संकट उत्पन्न हो गया। अब इन राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होना पड़ा। इस स्थिति में इन राज्यों में सुदृढ़ राजतंत्रों का उत्थान हुआ। अब हम पढ़ेंगे पूंजीवाद का उदय, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। 15वीं शताब्दी में पूर्व अर्थात मध्ययुगीन यूरोप में सामंती समाज मुख्यतः कृषि आधारित व्यवस्था थी। सामंतवादी व्यवस्था में आत्मनिर्भर इकाइयों पर बल दिया गया था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी और मुद्रा का प्रचलन अपेक्षाकृत काफी कम था। लेकिन 13वीं शताब्दी में स्थितियों में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। सामंतों के पास काफी मात्रा में संपत्ति इकट्ठी हो गई थी। नगरों में व्यापारिक गतिविधि की शुरुआत हो गई थी। अब ग्रामीण आत्मनिर्भर इकाइयों की जगह नगर गतिविधियों के केंद्र बनते जा रहे थे। सामंत भी नगरों के प्रति आकर्षित होने लगे थे। सामंतों ने भी अपनी अतिरिक्त पूंजी जो काफी समय से एकत्र हो रही थी व्यापारिक गतिविधियों में लगानी शुरू कर दी। इससे नगरों में व्यापार में वृद्धि होने लगी। इटली के समृद्ध नगरों से संपूर्ण यूरोप के नगरों का संपर्क और इस व्यापार बढ़ रहा था। इसी दौरान यूरोप के कुछ राष्ट्रों में केंद्रीय शक्ति मौजूद हो रही थी। इंग्लैंड और स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, रूस जैसे देश शक्तिशाली होने लगे। केंद्रीय शक्तियों ने इन देशों में अपने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था। भौगोलिक खोजी एवं नए क्षेत्रों की खोज ने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति का नवीन मार्ग खोल दिया। नगरों में गिल्ड प्रणाली के उदय एवं मुद्रा के प्रचलन ने तेजी से व्यापारी युग की शुरुआत कर दी। धातु के सिक्के व्यापार एवं वाणिज्य के लिए उपयोग होने लगे। इससे आगे चलकर बैंकिंग प्रणाली के लिए रास्ता खुल गया। चर्च के पादरियों के पास भी काफी संपत्ति थी, इसलिए पादरियों ने भी इस संपत्ति को व्यापार के क्षेत्र में निवेश करना आरंभ कर दिया। ये सब गतिविधियां पूंजी के प्रभाव को बढ़ा रही थी। यह पूंजीवाद का
यह पूंजीवाद के उदय के उत्तरदायी कारक थी। इन आरंभिक समय और धीरे धीरे पूंजीवाद संपूर्ण यूरोप में शुरू हो गया। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रगति ही पूंजीवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारक थे। इन परिवर्तनों ने मध्ययुगीन यूरोप के पुरातन ढांचे को कमजोर किया और सामंतवाद के पतन का दौर तेजी से शुरू हो गया और आधुनिक युग के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया। नगरों में हिसाब किताब हेतु रोमन आंकड़ा पद्धति की जगह अरबी आंकड़ा पद्धति आरंभ हो गई। इससे हिसाब किताब रखना पहले से आसान हो गया। इस तरह सहायक परिस्थितियों ने यूरोप में पूंजीवाद के उदय और उसके विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। अब द रीजन रीजन फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, सॉरी, पूंजीवाद के उदय के कारण। 15वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप में पूंजीवाद के उदय के कारण निम्नवत थे। जैसे पहला है सामंतवाद का पतन, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। पूंजीवाद के उदय और विकास में सामंतवाद के पतन ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामंतवादी प्रणाली व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में बाधक थी। यूरोप में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामंतवाद के पतन के लक्षण प्रकट होने लगे थे। धर्म युद्धों का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेडर्स वार। 11वीं से 14वीं शताब्दियों के बीच पवित्र भूमि यरूशलेम पर अधिकार के प्रश्नों को लेकर ईसाइयों एवं तुर्कों के मध्य जो युद्ध हुए उन्हें धर्मयुद्ध अथवा क्रूसेड कहा जाता है। इन धर्म युद्धों ने व्यापार एवं वाणिज्य को काफी बढ़ावा दिया। अनेक संख्या में यूरोप वासियों ने मुसलमानों से अपनी पवित्र भूमि छीनने के लिए उपमहाद्वीप को पार किया। अपने अभियान के दौरान पूर्व की विलासी वस्तुओं में उन्हें आकर्षित किया। बाद में यही लोग इन वस्तुओं के सबसे बड़े खरीदार बन गए। इनकी मांगों ने इन वस्तुओं के लिए बाजार का निर्माण किया। दूसरी ओर बढ़ती हुई जनसंख्या ने भी इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी। व्यापार की दृष्टि से धर्म युद्धों के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। इन युद्धों ने व्यापारियों को दूसरे वर्गों को संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैलने संपूर्ण उपमहाद्वीप में फैलने का अवसर दिया। उन्होंने मुसलमानों के हाथ में मध्य सागरीय व्यापारिक मार्ग छीन लिया तथा पुनः इसे पूर्व एवं पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बना दिया जो कि प्राचीन समय से रहा था। राष्ट्रीय राज्यों का उदय, राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। यूरोप में 15वीं शताब्दी से पूर्व राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम एवं हॉलैंड के आदि प्रमुख थे। इनकी शक्ति के उदय के परिणाम स्वरूप इन देशों में पूंजीवाद के उदय में विकास में मदद मिली। इन देशों में शांति और व्यवस्था की स्थिति काफी अच्छी हो गई और जो व्यापार और वाणिज्य के लिए अनुकूल परिस्थिति थी। अरबी आंकड़ा प्रणाली, अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। रोमन आंकड़ा प्रणाली हिसाब किताब के लिए बहुत उपयोग की जा रही थी लेकिन यह दोषपूर्ण थी। पूर्वी देशों में संपर्क बढ़ने के पश्चात यूरोप में अरबी आंकड़ा प्रणाली का उपयोग होने लगा। यह प्रणाली हिसाब किताब के लिए आसान थी। इसकी वजह से व्यापार में काफी सहायता मिली। नवीन भौगोलिक खोज, न्यू जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। स्पेन, पुर्तगाल, इटली के यात्रियों के प्रयत्नों से दुनिया भर के नए क्षेत्रों की खोज हुई। कालांतर में इन क्षेत्रों में धीरे धीरे यूरोपीय व्यापारियों का संपर्क बढ़ने लगा और इन देशों से व्यापारिक गतिविधियां संचालित की जाने लगी जिसने पूंजीवाद के उदय में विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। बैंकिंग प्रणाली का विकास अब पूंजी कंपनियों की स्थापना, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल कंपनीज। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के तहत उन रोमन कैथोलिक विचारों को खंडन किया गया जो व्यापार के विकास में अवरोध थे। अब यूरोप में धीरे धीरे बैंकिंग प्रणाली का विकास आरंभ हो गया। बैंकिंग प्रणाली पूंजीवाद के उदय में काफी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यूरोप में बैंकिंग प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप पूंजी कंपनी की स्थापना की जाने लगी। इन पूंजी कंपनियों ने यूरोप में अपना विस्तार करने के बाद नए स्थापित उपनिवेशों में पूंजी निवेश के लिए अतिरिक्त प्रयत्न शुरू कर दिए और उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इस तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपनिवेशों तक पहुंच गई और इन उपनिवेशों में यूरोपीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नियम लागू कर दिए गए। नगरों का उत्थान एवं विकास, राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। यूरोप में पूंजीवाद के उदय में सबसे उल्लेखनीय भूमिका पुराने नगरों की पुनः स्थापना, पुनः उत्थान एवं नए नगरों के विकास में अदा की। यूरोप के ये नगर व्यापार तथा वाणिज्य गतिविधियों के केंद्र बन गए। इनमें लंदन, पेरिस, वेनिस, रोम, लिस्बन और मैड्रिड इत्यादि प्रमुख थे। अब निष्कर्ष क्या है? व्हाट इज कंक्लूजन?
निष्कर्ष है उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक धार्मिक आर्थिक संरचना में अनेकानेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए, यानी दृष्टिगोचर यानी दिखाई दिए, जिसने एक नई आधुनिक व्यवस्था को जन्म दिया। मध्ययुगीन यूरोप की राजनीति और धार्मिक क्षेत्रों में चर्च की सत्ता सर्वोच्च थी। चर्च निरंकुशता एवं भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके थे। कैथोलिक चर्च पर मुखिया पोप एक शासक राजा की तरह जीवन व्यतीत करता था। चर्च धन संपदा के केंद्र केंद्र बनकर रह गए थे, अतः इनके खिलाफ आवाज उठाना स्वाभाविक था। इस प्रकार कैथोलिक चर्च की बुराइयां सुधारवादी आंदोलन का मुख्य कारण बनी। इसके अतिरिक्त सामंतवाद के पतन ने यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराए। मध्ययुगीन यूरोपीय राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा जो सामंतवाद कहलाता था ने कई वर्षों तक यूरोप में शांति और व्यवस्था की स्थापना की, लेकिन कालांतर में अपनी शोषणकारी नीतियों की वजह से वह कमजोर होने लगा और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण सामंतवाद और कमजोर हो गया। ऐसी स्थितियों में ही आर्थिक गतिविधियों का एक नया दौर आरंभ हुआ जो पूंजीवाद कहलाया, जिसने यूरोप की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया और 1453 ईस्वी के पश्चात आधुनिक युग की नींव रखी गई। अब यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो हमने ऊपर चैप्टर में पढ़े थे। पूरी थ्योरी का निचोड़ है ये। अब हम देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ कैसे आते हैं और लघु कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक चर्चा पर प्रकाश डालिए। सामंतवाद से आप क्या तात्पर्य है। पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद के उदर विकास का सविस्तार वर्णन करें। सामंतवाद के पतन के कारणों की विस्तार पूर्वक समीक्षा करें। राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। पांचवा है सामंत राजनीति सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी स्पष्ट करें। पूंजीवाद को उदयन परिस्थिति में चर्चा करें। अब लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे धर्म और राजनीतिक क्षेत्र में चर्च की सत्ता सर्वोच्च थी विवेचना करें। दूसरा है सामंतवाद की राजनीतिक कार्य प्रणाली का उल्लेख करें। तीसरा है सामंतवाद के पतन में नवीन नगरों को उदय की भूमिका का वर्णन करें। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का विकास उदय किस प्रकार हुआ। पांचवा है राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण में मध्यम वर्ग की भूमि पर प्रकाश डालें। या धर्म युद्धों ने किस प्रकार पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। और कैथोलिक चर्च सातवां है कैथोलिक और साम्यवाद की गिरावट में राष्ट्रीय राज्यों की भूमिका का उल्लेख करें। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो देखते हैं। जैसे है पहला, रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ। तो इसका होगा 5वीं शताब्दी में। इसका उत्तर होगा। अब इसमें है फ्रैंक वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसका होगा सालमैन। सबसे शक्तिशाली राजा फ्रैंक वंश का सालमैन था। चर्च की सर्वोत्तम सत्ता थी क्या। तीसरे का क्या है बा रोम के पोप के पास चर्च की सर्वोत्तम सत्ता किस पे थी। रोम के पोप के पास। चौथा चर्च के संगठन के अंतर्गत निम्न अधिकारी शामिल थे। कौन थे। उपयुक्त सभी। इसमें आर्च बिशप भी था, पोप भी था, पादरी भी था। चर्च पांचवा है चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था। टाइथ किया जाता था। ये हम लोगों ने भाग टू में पढ़ा था, भाग 2 में। दो तलवारों के सिद्धांत किसके द्वारा अपनाया गया। चर्च द्वारा। दो तलवारों को सिद्धांत चर्च द्वारा अपनाया गया। सातवां है सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा के फूड शब्द से हुई है। तो सेवेंथ का आंसर होगा द जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से हुई है। फ्यूड का क्या अर्थ है। फ्यूड का क्या अर्थ है। जमीन का टुकड़ा। किसके शासन काल में यूरोप में साम्यवाद की जड़ें मजबूत हुई। ये शालमैन के शासन काल में हुई थी। 9 का होगा शालमैन। 10th है निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद पदानुक्रम के अंतर्गत आता है। 10th का क्या होगा द। उपयुक्त सभी। बैरन भी आते हैं, राजा भी आता है, नाइट भी आता है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा सामंत कौन था। अब 11 का है ड्यूक था। अब 12 है निम्न में से सबसे छोटा सामंत कौन था। 12 का होगा शाह बैरन। मेनर को क्या कहा जाता था। तो मेनर को उस समय सद्रण दुर्ग कहा जाता था। 14 का नाइट्स कौन थे। हु आर द नाइट्स।
तो 14 का बा है, 14 का बा है इज अ सैनिक थे नाइट्स। यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत साइंस का 1453 से मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली, भाग वन भाग दो भाग तीन को मिलाकर फर्स्ट यूनिट आज समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।